नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। भोपाल से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं पीएचक्यू। बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर चर्चा की है। कैफे तोड़फोड़ मामले में कड़ा निर्देश दिया है। मिसरोड थाना प्रभारी को हटाने के निर्देश दिए हैं सीएम ने। रायसेन की घटना पर भी चर्चा की है। एसपी को पीएचक्यू अटैच करने के लिए निर्देशित किया गया है। सीएम ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर सीएम ने सख्ती दिखाई है। मिसरोद में कैफे में तोड़फोड़ के मामले को लेकर प्रभारी को हटाने की बात कही गई है। एसपी को पीएचक्यू हेडक्वार्टर अटैच करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साफ तौर पर कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा रायसेन में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले को लेकर भी जानकारी उन्होंने ली है। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की बात उन्होंने कही है। मोहन कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जवान के परिजनों को 1 करोड़ रुपयों की सहायता राशि देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 1 दिसंबर को गीता जयंती का महोत्सव पूरे प्रदेश भर में धूमधाम से मनाए जाने का फैसला लिया गया है। किस तरह से ये उत्सव मनाया जाएगा, किस तरह के फैसले लिए गए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले किए गए। इन फैसलों में 1 से 5 दिसंबर तक मुख्यमंत्री विभागों की सीएम समीक्षा करेंगे। हैदराबाद में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में 36,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 27,800 रोजगार सृजित होने की संभावना की जानकारी दी गई। देश में लागू किए जा रहे श्रम कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया गया। 1 दिसंबर को गीता जयंती पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाए जाने का फैसला किया गया। प्रदेश के 313 विकास खंडों में श्लोक पाठ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 24 नवंबर से 30 नवंबर तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी मध्य प्रदेश सहभागिता करेगा। वीर गति को प्राप्त हुए निरीक्षक आशीष शर्मा हॉक फोर्स बालाघाट के परिजन को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही उनके छोटे भाई अंकित शर्मा को जिला पुलिस बल में उप निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। मंत्री परिषद द्वारा प्रदेश में नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने के विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने की स्वीकृति दी गई है। पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के तहत इंदौर, ओंकारेश्वर और उज्जैन में अलग अलग हेलीपैड बनाए जाएंगे। हम सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाएंगे और हमारा ये मानना है कि जो भगवत गीता है वो किसी धर्म की नहीं है, वो मानव धर्म की है। पिछले दिनों वो हैदराबाद गए थे, उद्योगपति से 1 to 1 चर्चा की। इस दौरान लगभग 36,600 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें लगभग 27,800 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। सभी जानते हैं पीएम श्री हेलीपैड पर्यटन सेवा। हम धार्मिक सेक्टर, वेलनेस सेक्टर और वाइल्ड लाइफ सेक्टर तीनों में ही पर्यटनों की संख्या बढ़े। हालांकि कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को डीएम दिए जाने का फैसला नहीं हुआ। सभी विभागों की समीक्षा के बाद अगली कैबिनेट की बैठक खजुराहो में आयोजित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच न्यूज, भोपाल। आईएनएच न्यूज की खबर को लेकर बता दें कि भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने आईएनएच से खास बातचीत की है। दरअसल मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा के मारे जाने को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। हिंसा का जवाब हमेशा हिंसा ही होता है। उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया और उन्होंने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं।
तुम एक हिड़मा मारोगे हर घर हिड़मा निकलेगा, ये आंदोलन दिल्ली में बच्चे लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता देवेंद्र यादव जी विधायक हमारे साथ हैं। भैया हर घर हिड़मा निकलेगा, हिड़मा मारने के बाद दिल्ली में बात हो रही है, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हथियार उठाना, हिंसा कभी भी समाज को सही रास्ता नहीं दिखा सकती। हिंसा का जवाब हमेशा हिंसा होती है। और वर्तमान में जो भी स्थितियां हैं, इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, हिंसा का समर्थक हम कभी नहीं है, ना कभी हो सकते हैं, लेकिन हिंसा के बल पे निर्दोष लोगों को भी नहीं मारना चाहिए। जो चिन्हित नक्सली हैं, जिन्होंने हथियार उठाए हैं और संविधान को नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसके साथ हैं हम। लेकिन निर्दोष जो जाने जा रही है उसको भी ध्यान देना सरकार का काम है। सिस्टम अगर बना है, सिस्टम में अगर एक भी निर्दोष आदमी की मृत्यु हो जाती है या जबरदस्ती उसको सजा हो जाती है, मार दिया जाता है, तो वो पूरे सिस्टम की नाकामी बताती है। जो नक्सल मूवमेंट को जारी रखे हुए हैं, संविधान के खिलाफ हैं, उनके ऊपर जो भी देश की प्रदेश की सरकार काम कर रही है, उसमें हम सरकार के साथ हैं, उसमें स्वागत करते हैं सरकार का, कार्रवाई का भी। जो दरों को बढ़ाया गया है, रजिस्ट्री को, ये सब लोगों के सामने है। और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, शिक्षा नीति पे काम नहीं है। आत्मानंद स्कूलों को बंद करने की कगार पे उन्होंने ला दिया। जो सरकारी स्कूल थे दूरांचल पे, उनको कम कर दिया, उनको बंद कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे विषय हैं जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की आम जनता में आक्रोश है, भले वो धान खरीदी का विषय हो या किसानों से जुड़ा हुआ विषय है। सभी एस्पेक्ट्स में सरकार फेलियर है। कुछ अच्छा कर रही है तो बैनर पोस्टर अच्छे लगा रही है, काम हुए बिना लाखों आवाज बन गए, इसका शुभकामना संदेश बड़े होर्डिंग्स में मिल जाते हैं देखने, लेकिन जमीन पे काम नहीं। जमीन पे काम नहीं है और कहीं ना कहीं से बेरोजगारी बढ़ेगी। प्रदेश वक्त देवेंद्र यादव जी कहना, अब आगे इसमें होता क्या है देखने वाली बात होगी। भिलाई से प्रदीप के साथ आनंद ओझा। एनएसयूआई ने साइंस कॉलेज के सामने से चौपाटी हटाए जाने के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हस्ताक्षर कर अपना विरोध दर्ज किया। अभियान में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे, संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि चौपाटी हटाने की कार्रवाई से न सिर्फ छात्रों की आवश्यकता या आवश्यक सुविधाएं उनसे छीनी गई है, बल्कि वहां काम करने वाले दुकानदारों, युवाओं के रोजगार पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। संगठन का कहना है कि सरकार की ये कार्रवाई छात्रों और युवाओं दोनों के हितों के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त एसआईआर प्रक्रिया जारी है और मतदाताओं से घर घर जाकर गणना पत्रक भरवाए जा रहे हैं। लेकिन एसआईआर की इस प्रक्रिया में कभी सांप और बिच्छू की एंट्री हो रही है तो कभी दीमक और केचुआ बाजी मार रहे हैं। कौन किसे कह रहा है दीमक और केचुआ? क्यों एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर मचा है बवाल? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया राजनीतिक तकरार का नया मैदान बन चुकी है। दीमक, सांप, बिच्छू और केचुए जैसे शब्दों के सहारे सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। हर दिन एसआईआर को लेकर आरोप प्रत्यारोप की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण चुग ने वरिष्ठ नेताओं के साथ आज बैठक की। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर रणनीति पर मंथन भी किया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग को केचुआ बता दिया है। एसआईआर में बड़े पैमाने पे नाम काटने की तैयारी है और ये लोग बोले हैं कि जो बांग्लादेशी हैं उसको बाहर करने का मौका मिलेगा। तो भैया सरकार आपकी है, हमने तो विधानसभा में बार बार पूछ रहे हैं कितने रोहिंग्या हैं, कितना बांग्लादेशी हैं, कितने पाकिस्तानी हैं, बताया। मेरा ही प्रश्न, दूसरे विधायक की छोड़ी, मैं ही प्रश्न कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक सरकार आंकड़े नहीं दे पाई है एक भी। तो ये केवल ये राजनीतिक शोषा है इनका, इसके अलावा कुछ नहीं है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। धमतरी और जगदलपुर में वो एसआईआर के फीडबैक
और जमीनी रिपोर्ट पर अलग अलग बैठकें लेंगे। कांग्रेस जहां लगातार एसआईआर पर सवाल खड़े कर रही, तो बीजेपी भी निशाना साधने में पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस गलत नैरेटिव जनता के सामने प्रस्तुत करती है। भारत का संविधान भारत के नागरिक को मतदाता का अधिकार देता है। जो भारत का नागरिक नहीं है वो भारत के भावी नेतृत्व के चुनाव में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। राहुल गांधी सहित ये नेता घुसपैठियों को बचाने के लिए गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक तरीके अपनाने की बात कर रहे हैं। एसआईआर में आप उसकी प्रक्रियाओं का पालन भी करोगे और एसआईआर का विरोध भी करोगे, मुझे समझ में नहीं आता। 2003 के बाद 22 वर्ष के बाद यह मतदाता गहन पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, क्या चाहती है कांग्रेस, समझ में नहीं आता। भाई मतदाता सूची में मतदाताओं का, जायज मतदाताओं का नाम तो होना चाहिए, उनका नाम भी होना चाहिए। जरा वे अपने नाम को विलोपित करने के लिए कर दें। ऐसे लोगों के नाम कटवाने के लिए अगर वो पदयात्रा कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनका नाम ऊटपटांग ढंग से जुड़ा हुआ है वो हटना चाहिए। और दीपक भाई जी अगर वहां पदयात्रा कर रहे हैं तो एसआईआर के लिए उनके मन में शुभेच्छा है। राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहे, दीपक भाई जी एसआईआर के लिए लगे हुए। छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर एक तरफ बीजेपी की बैठकें हो रही, तो दूसरी तरफ कांग्रेस मैदान में उतर गई है। इन सबके बीच बयानबाजी में कीड़े मकोड़ों से लेकर सांप और केचुए का नाम लिया जा रहा है और निर्वाचन आयोग का दावा है कि 100% मतदाताओं तक गणना पत्रक पहुंचा दिए गए हैं। आयोग के दावे और सियासी दलों के वार पलटवार के बीच हकीकत क्या है, इसका फैसला तो अंत में जनता ही करेगी। फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। राजधानी रायपुर में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग पहुंचकर मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ढेबर ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में गंभीर त्रुटियां की गई है, जिससे हजारों लोगों के मतदान का अधिकार प्रभावित हुआ है। इस दौरान कई वार्डों के ऐसे लोग भी ढेबर के साथ आयोग पहुंचे जिनके नाम इस सूची से ही गायब है। ढेबर ने कहा, नई मतदाता सूची में कई वार्डों के लोगों के नाम बिना किसी कारण के विलोपित किए गए हैं। पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। पूर्व महापौर एजाज ढेबर आज निर्वाचन आयोग पहुंचे हुए हैं एसआईआर को लेकर, और जो मतदान सूची में कई त्रुटियों को लेकर आज निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। निर्वाचन आयोग आप पहुंचे हैं, कौन कौन से मामले हैं सर लगातार, क्योंकि कांग्रेस भी एसआईआर का मामला प्रदेश में उठाई हुई है? देखिए, आज जो हम लोग जिस मुद्दे को लेकर आए हैं वो बहुत गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि वो हम लोग के वार्ड से जुड़ा हुआ है और सीधा के सीधा 25 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। मतलब जो लिस्ट जारी हुई है 2003 की निर्वाचन आयोग द्वारा, उसमें खाली 1857 तक के नाम है। बाकी जो 25 नाम है 1878 तक नाम होना चाहिए, 25 नाम सीधा सीधा काट दिए गए हैं। तो आज जब हम लोग माननीय मुख्य निर्वाचन जो चुनाव अधिकारी है यशवंत कुमार जी, उनके पास जब हम लोग ने उनसे भेंट की, उनको हमने सब बताया, तो उन्होंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब वैसा नहीं हो सकता तो मतलब मैं पीड़ित को सामने बुलवाता हूँ। पीड़ित जब सामने आया, उन्होंने पूरी अपनी बातों को उन्होंने बताया, पूरा उन्होंने वो दिखाया 2003 में जो उन्होंने वोट डाला जिस वोटर आईडी से, वो उन्होंने दिखाया। और ऐसे परिवार जो परिवार पिछले 50 साल से बैजनाथ पारा में रह रहा है, वो परिवार जिनके पापा बहुत बड़े शायर रहे और 50 साल से जो लोग जिनका वहाँ पर निवास है, उन लोगों को नाम को काट दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी त्रुटि हो रही है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये शंका की श्रेणी में है कि इस तरीके से नाम लोगों के काटे जा रहे हैं। दूसरी चीज, इनके पास पासपोर्ट है तो इनके नाम को जोड़ दिया जाए। देखने वाला विषय ये होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया, बीएलओ के सर्वे और पूर्व महापौर के यहाँ पहुंचने के बाद कटे हुए नाम या जो भी समस्याएं आ रही है, इस पर निर्वाचन आयोग क्या कुछ संज्ञान लेता है। कैमरामैन रिजवान के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7, रायपुर।
भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन के अधीन संचालित प्रदेश के सबसे बड़े जू मैत्री बाग और 3 बीएसपी स्कूलों को निजी हाथों में देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे लेकर विरोध के स्वर भी अब सुनाई दे रहे हैं। भिलाई की शान माने जाने वाला मैत्री बाग अब निजी हाथों में जा सकता है। 1972 में स्थापित मैत्री बाग 140 एकड़ में फैला हुआ है और यह सफेद बाघों की नर्सरी के रूप में देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ से कई राज्यों में सफेद शेर भेजे गए हैं। शुरू में कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए बनाए गए इस उद्यान में प्रवेश निःशुल्क था, जो अब बढ़ते दबाव के कारण 20 रुपए टिकट शुल्क तक पहुंच गया है। निजी हाथों में जाने से टिकट शुल्क बढ़ने के आसार हैं। बीएसपी के अधीन संचालित 3 स्कूलों को भी निजी हाथों में देने की प्रक्रिया जारी है। वहीं इसका विरोध भी शुरू हो गया है। भिलाई स्टील प्लांट, हम लोग मैत्री बाग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट को जो राव घाट की खदानें दी गई हैं, उसमें भी माइन डेवलपमेंट ऑपरेटर का काम, एमडीओ का काम बैकडोर से अडानी को दिया जा चुका है। जब ये सब हो रहा था तब किसकी सरकार थी? क्या किया किसने? निजीकरण का एआईटीयूसी हमेशा विरोध करता रहा है। यही निजीकरण है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। आपको जानना चाहिए, देश आजाद होने के बाद माननीय नेहरू जी ने देश के अंदर में पब्लिक सेक्टर लाया, नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत में देश के लोगों के सर्वांगीण विकास को लेकर सबको रोजगार मिले, देश का विकास भी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, और सबको निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र है। इसलिए सेल का प्रबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के साथ बीएसपी यूनियन संघ भी इसके विरोध में है। निजीकरण की इस प्रक्रिया के विरोध के चलते आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने की संभावना है। आनंद नारायण ओझा, INS 24/7, दुर्ग। मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर संतोष वर्मा एक बार फिर से विवादों में हैं और वो फर्जीवाड़े और फरेब को लेकर जेल की हवा भी खा चुके हैं। अब अजॉक्स के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित बयान उन्होंने दिया है। रासलीला के कथित आरोपों को लेकर चर्चा में रहे संतोष वर्मा को अपने बेटे के लिए ब्राह्मण बहू चाहिए और जब तक नहीं मिलती तब तक इन्हें आरक्षण का लाभ मिलते रहना चाहिए, ये बातें उन्होंने कही। हालांकि उन्होंने अपने बयान पर माफ़ी मांग ली है। मध्य प्रदेश में इस विवादित आईएएस अफसर संतोष वर्मा के फरेब के कई किस्से भी मशहूर हैं। राज्य सेवा के वो अधिकारी थे, प्रमोशन से आईएएस बने। आईएएस बनने के लिए संतोष वर्मा ने कूट रचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इसके लिए जज के नाम से फर्जी साइन किए थे। इसे लेकर लसूडिया थाने में शिकायत दर्ज हुई थी। इसके बाद संतोष वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। जेल की हवा तक खानी पड़ी थी। फिलहाल इस मामले में कोर्ट में ये पूरा मामला विचाराधीन है। संतोष वर्मा शादीशुदा होने के बावजूद महिला सहकर्मी के साथ लिव इन में रहे। इस दौरान उनके साथ प्रेम विवाह किया, बाद में पत्नी मानने से इनकार किया। पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। गौरतलब है कि वर्मा जहां जहां तैनात रहे वहां रासलीला रचाते रहे। अब नए विवाद को लेकर चर्चा में है। देखना होगा कि आईएएस संतोष वर्मा पर सरकार आगे क्या कार्रवाई करती है। एक फोर्जरी का मामला पंजीबद्ध कराया गया था जीएमएफ महोदय के द्वारा एमजी रोड थाने के अंतर्गत, जिसमें कि ये जो एसीपी कोतवाली जो कि विनोद दीक्षित की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष इसका चालान पेश कर दिया गया है। अब वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अपने विवादित स्टेटमेंट को लेकर आईएएस और अजॉक्स के प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा ने INS 24/7 पर बड़ा बयान दिया। कहा कि मेरे उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए रोटी बेटी का रिश्ता जरूरी है। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई है तो मैं माफी मांगता हूं।
आईएएस अधिकारी और अजाक से प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा के एक बयान के बाद बवाल मचा है। इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे आखिरकार इस बयान के मायने क्या थे और इसकी वजह क्या रही है। संतोष जी, आपके एक बयान को लेकर काफ़ी विवाद इस समय मचा हुआ है। आखिर इस बयान के पीछे क्या तर्क क्या था और क्या लगता है आपको इस बवाल के पीछे जो भी ये विवाद खड़ा हुआ है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, आपने देखा होगा कि मौजूदा समय में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग बढ़ रही है। हमने सिर्फ ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने की वकालत की है और उन्होंने इसके प्रावधान उसमें डाले हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि इस आरक्षण के कारण सामान्य वर्ग में और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बीच में जो खाई बढ़ रही है, उस खाई को हम जल्दी से जल्दी पाटना चाहते हैं। और ये खाई पाटने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपनी विचारधारा दी है कि हमारे बीच में रोटी बेटी का व्यवहार जब तक नहीं होगा तब तक हम सामाजिक समरसता की बात नहीं कर सकते। आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन की बात तब आएगी जब हम सामाजिक पिछड़ेपन से बाहर आ जाएंगे, और ऐसा तभी होगा जब हम पूरे सनातन धर्म के लोग या जो भी हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसमें जितने भी जाति वर्ग संप्रदाय समुदाय हैं उनमें सब में आपस में रोटी बेटी का व्यवहार हो, तभी हम समानता की बात कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर, उनकी भावनाओं को आहत हुआ है आपके इस बयान से, उनको ठेस पहुंची है। मैं बता चुका हूं कि समाचार पत्रों से 2 दिन से जो बातें जब चल रही है उनसे मैं खुद बहुत दुखी हूं, और मेरा ये कहना है कि इन समाचार पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी बातें लोगों के सामने आई है जिससे कि ब्राह्मण समाज के वर्ग विशेष के लोगों को की भावनाएं जो आहत हुई है, उसके लिए मैं हृदय से दुखी हूं और मैं उसके लिए बहुत खेद व्यक्त किया मैं और समाज से तहे दिल से क्षमा मांगता हूं। साफ तौर पर संतोष वर्मा जी का कहना था कि इस बयान को लेकर जो विवाद हुआ है कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका जो बयान था कहीं ना कहीं इंटरकास्ट मैरिज से जुड़ा हुआ था। हालांकि जो शिकायत उनके लिए की गई हैं उसको लेकर भी वो अपनी तरफ से जवाब देंगे। हालांकि इस बयान को लेकर उनके साफ तौर पर खेद प्रकट भी किया है। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन विपिन के साथ गौरव गुप्ता। और अब एक बेहद दुखद खबर। हरिभूमि मीडिया समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के पिता श्री कीर्ति नारायण द्विवेदी का 84 वर्ष की आयु में 25 नवंबर को देवलोक गमन हो गया है। वो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद रहे पंडित ब्रजनारायण ब्रजेश के मंझले सुपुत्र थे। तत्कालीन गुना जिला अंतर्गत ईशागढ़ में जन्मे श्री कीर्ति नारायण द्विवेदी ने ग्वालियर कृषि महाविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी। उनका विवाह ग्वालियर के ही प्रतिष्ठित पटेरिया परिवार में रमा जी के साथ हुआ। वे लंबे समय तक मध्य प्रदेश शासन के कृषि विभाग में अधिकारी भी रहे। स्वर्गीय कीर्ति नारायण द्विवेदी की अंतिम यात्रा 26 नवंबर बुधवार को निज निवास 3 सिंधी कॉलोनी ग्वालियर से लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम के लिए निकाली जाएगी। स्वर्गीय कीर्ति नारायण द्विवेदी अपने पीछे 2 बेटे, 1 बेटी समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव ने हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर श्री हिमांशु द्विवेदी के पिता श्री कीर्ति नारायण द्विवेदी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि श्री कीर्ति नारायण द्विवेदी के देवलोक गमन के दुखद समाचार प्राप्त होने के बाद मन आहत है। उनकी आत्मा को प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। वहीं उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।